Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shiv Aligarh. Guys, अभी स्टॉक मार्केट, बी इट इंडियन स्टॉक मार्केट और एनी इंटरनेशनल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है अपनी रिपोर्ट में कि करंटली स्टॉक मार्केट इज इन अ बबल मोड और ये बबल कभी भी क्रैश हो सकता है, तो इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो पिछले एक दो दिन से इंटरनेशनल मार्केट्स आर इन रेड, यानी कि मार्केट डाउन है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो बहुत वोलेटाइल है, अभी एक दो दिन से नेगेटिव था, रेड था, लेकिन इस मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और क्लोजिंग के टाइम तक इंडियन स्टॉक मार्केट वाज इन पॉजिटिव 200 पॉइंट्स। तो गाइस, ऐसे टाइम पे जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है, जो रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर है, उनका डरना और सिचुएशन को एक्चुअली समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज के वीडियो में अभी जो ये करंट सिचुएशन है, हम इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। हम ये देखेंगे, समझेंगे कि क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा और आगे अब इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है। प्लस वी वुड बी स्ट्रेटेजाइजिंग कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और अगर हम ट्रेडर है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दिस मोटिवेट्स अस अ लॉट। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और वीडियोस के आइडिया देना चाहते हैं या फिर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा जो मैंने इंग्लिश चैनल स्टार्ट किया था रिक्वेस्ट पे, उन्हें मैं बता दूं कि ऑन दिस सैटरडे वी वुड बी अपलोडिंग द फर्स्ट वीडियो। तो आप में से जिन लोगों ने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि उसमें हम टोटली डिफरेंट कंटेंट लेकर आने वाले हैं जो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप हमारी ये जो इन डेप्थ रिसर्च है जिसके बेसिस पे हम ये वीडियोस बनाते हैं, जो स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं, जिससे आप सब बहुत प्रॉफिटेबल हुए हैं, और आप पोर्टफोलियो हमसे मैनेज करवाना चाहते हैं, या आप ट्रेड के थ्रू इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर आप मल्टी बैगर प्लान के थ्रू अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे मल्टी बैगर रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या मेल आईडी हमसे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। Now let's start with today's video. So guys, अगर सबसे पहले हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ चार्ट्स। सबसे पहला चार्ट है बीएससी सेंसेक्स का। जब से ये इंसेप्शन हुआ था इस सेंसेक्स का, तब से हम ये चार्ट लेकर आए हैं। 1990 के पहले से है, ये आप देख रहे हो। ऑलमोस्ट जीरो से सेंसेक्स हैज शोन अ रैली टिल 52,574 पॉइंट्स ओवर द ईयर्स। ये आप देखोगे जो इस तरह के इसमें उतार चढ़ाव दिए हुए हैं, मतलब इसका ये है कि मार्केट ने बुल भी शो करा, बेयर भी शो करा, मार्केट क्रैश भी हुआ, बट ओवरऑल अगर इस ग्राफ में आपको कोई चीज विजिबल होगी, अगर आप एक नजर डालोगे इस पे, तो दैट इज ग्रोथ, राइट? अ ग्रोथ फ्रॉम 0 to 52,000। नाउ लेट्स लुक एट अनदर चार्ट, डॉ जोन्स। सो उसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी अगर आप देखोगे 1986 के पहले से है, जीरो से थोड़ा ऊपर से ये स्टार्ट हुआ, काफी इसमें भी उतार चढ़ाव हुए, बट जब आप इसका ओवरऑल देखोगे वन ग्लांस में, सो इट हैज आल्सो शोन ग्रोथ फ्रॉम 0 to 33,290 points. Now coming on to the third chart, Nasdaq again represents US stock market. इसका starting is from 0 and this also has reached till 14,030 points. इसका भी ओवरऑल पर देखें वन ग्लांस में, तो जो तीनों ग्राफ में चीज कॉमन है दैट इज ग्रोथ। इससे हमें ये पता पड़ता है कि
ये सारी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस हुए, स्टॉक मार्केट ने रैली शो करी, बुल फेस शो करा, बेयर फेस शो करा, क्रैश हुआ, लेकिन इवेंचुअली ओवर द इयर्स जो स्टॉक मार्केट है वो अपने बेंचमार्क इंडाइसेस, जो ऑल टाइम हाई की हम बात करते हैं, हर बार नए ऑल टाइम हाई, नए अपने लेवल्स क्रिएट करता गया, राइट? सिर्फ अपने आप से कॉम्पीट करता है। और अगर ये ओवरऑल हमेशा ग्रो करा है तो ऑब्वियसली जो लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है वो भी इवेंचुअली ओवर द इयर्स ऑफ टाइम ग्रो ही करा है। एंड दैट इज द रीजन दिस इज सेड कि अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है देन यू शुड इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। अगर आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है और इमरजेंसीज के लिए रखना है तो यू कैन इन्वेस्ट इन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, बट अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि ये जो चीजें हैं, ये जो हमने देखा, इससे हमें एक चीज पता पड़ गई कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यानी हमारा जो टर्म है वो 10 इयर्स और अबव है, इन्वेस्टमेंट टर्म जो हमारा है, तो हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एंड वी कैन स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट। बट कैसे, क्या स्ट्रेटेजी है, वो हम अभी एंड में देखेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि क्यों, क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट इतना बड़ा और अब आरबीआई विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, क्यों आरबीआई की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक बबल है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मार्केट बढ़ने का रीजन क्या था। मार्च 20 में जब कोविड-19 फर्स्ट वेव आई, मार्केट बुरी तरीके से क्रैश किया। ना सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड सारे जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश हुए। उसके बाद अगर हम यूएस का एग्जांपल ले तो यूएस फेड, इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई, ये सब स्टिमुलस पैकेजेस लेके आए। क्यों? क्योंकि जो लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो लॉकडाउन की वजह से टोटली बंद हो गई थी, लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, फाइनेंशियल क्रंच हो गई थी। तो ऐसे में द ग्रेट डिप्रेशन हुआ था कई साल पहले, उस टाइम पे सिंस इस तरह के स्टिमुलस पैकेजेस नहीं ला पाए, टोटली इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, तो वो सिचुएशन नहीं आए, इसीलिए सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने स्टिमुलस पैकेजेस लेके आए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, लोगों में परचेजिंग पावर तब भी रहे और पूरी की पूरी इकोनॉमी ना क्रैश हो जाए। नाउ सेकेंड, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट्स ने क्या करा, जो लोन्स थे उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, तो बोरोइंग्स बढ़ी। जो फिक्स डिपॉजिट्स थे, जैसे जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, फिक्स डिपॉजिट्स, इन सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर दिया, तो लोग उसमें पैसा लगाना इतना प्रेफर नहीं कर रहे थे, राइट? तो इन सारी चीजों से गवर्नमेंट को भी पता था कि अभी लिक्विडिटी बढ़ेगी, बट इवेंचुअली अगर लिक्विडिटी बढ़ रही है, पैसा सबके पास है, तो जो चीजें हैं उनका प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट को, सारे इकोनॉमिस्ट को ऑलरेडी पता था, राइट? अब ये जो लिक्विडिटी बढ़ी, लिक्विडिटी जब मार्केट में बढ़ती है दो चीजें होती है, एक होता है इन्फ्लेशन बढ़ने में कि जो नॉर्मल कंज्यूमेबल गुड्स है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं और जो नॉर्मल लोग यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सेकंड होता है जो एसेट्स होते हैं, वोलेटाइल एसेट्स, उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वोलेटाइल एसेट्स में क्या आता है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी, इन चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। कोविड के केस में जो नॉर्मल हम लोग रूटीन में चीजें लेते हैं उसमें इन्फ्लेशन की बजाय ये जो एसेट्स हैं इनमें प्राइस राइज देखा गया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे, ऑफिस नहीं जा रहे, एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तो व्हाई वुड पीपल स्पेंड? जब आप बाहर नहीं जा रहे, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप किसी फंक्शंस में नहीं जा रहे हो, शादी में नहीं जा रहे हो, यू वोंट बाय ज्वेलरी, यू वोंट बाय ड्रेसेस, यू वोंट बाय बैग्स, शूज, ऑल अदर थिंग्स। तो इस वजह से इन चीजों की डिमांड तो कम थी। अब लेकिन लोगों के पास पैसा है तो उसका क्या करना है, तो लोग उसे इन्वेस्ट करने लगे। और इंडियन स्टॉक मार्केट एंड बाकी सारे मार्केट्स, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट जब एकदम क्रैश कर गए थे मार्च 20 में, तो दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एंड अर्न मनी। तो इसलिए बहुत सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होने लगा। नाउ ये था कि लिक्विडिटी आने का। अब सिंस जो करेंसी है वो भी गवर्नमेंट ने बहुत प्रिंट करी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, यूएस में और सब जगह, तो
यूएस में जो यूएस के लोग हैं, वहाँ के जो स्टॉक मार्केट्स है, वहाँ के जो शेयर्स है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, बहुत महंगे हैं उनको। एनीवे उनका $1 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 75 INR। तो मतलब अगर वहां पे वो अपना ₹1 या इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, तो एनीवे उसकी वैल्यू लगाते ही 75 रुपीज हो जा रही है, राइट। एनीवे उनको प्रॉफिट होता है। तो जो स्पेशली ऐसे इंडियंस है जो वहां पे सेटल्ड है, और भी जो काफी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं एंड एफपीआई है जो हाईली इन्फ्लुएंशियल है, जिनके पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो अपना जो पैसा है एक्सेस फंड्स वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर वो पैसा लगाएंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे एज कंपेयर टू देयर डेवलप्ड इकोनॉमीज। नाउ डेवलपिंग इकोनॉमीज अगर हम कंपेयर करें, चाइना इस टाइम पे वाज ऑन अ बैकफुट बिकॉज ऑफ द कोविड-19, ओरिजिन वाज चाइना। तो बाकी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट वाज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव ऑप्शन अवेलेबल। तो इसकी वजह से फॉरेन फंड्स भी बहुत ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में आए। आपकी स्क्रीन पर है एक ग्राफ जिसमें आप देखोगे कि अगर यूएसए में 48% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडिया में सिर्फ 1.5% लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस मार्च 20 के बाद कई सारे डीमैट अकाउंट्स खुले इंडिया में नए, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का उन्होंने ऑप्शन ट्राई किया क्योंकि सबसे अच्छे रिटर्न्स यहाँ मिल रहे थे। जो लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी एफडी बना देते थे और उसकी इनकम जो इंटरेस्ट इनकम होती है उससे अपना पूरा लाइवलीहुड चलाने का प्लानिंग करते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा यहाँ डाइवर्ट करा क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडीज पे वो बहुत कम हो गया। डेवलप्ड इकोनॉमीज में क्यों ज्यादा लोग पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं? क्योंकि वहां पे एफडी बनाने पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो तो आपको बैंक्स को पैसा देना पड़ता है। तो दिस इज द रीजन वहां स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत लगाया जाता है, और इसीलिए वहां के सैचुरेट होने के बाद मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट में वहां के लोग पैसा लगाते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा बड़ा और अभी अपने ऑल टाइम हाई पर है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, जो आरबीआई कह रही है कि ये एक बबल है। आरबीआई ने 2 डेटा निकाला है। आरबीआई की रिपोर्ट में आप देखोगे उन्होंने पीई के बेसिस पे उन्होंने कहा है कि जो अभी तक का एवरेज मैक्सिमम पीई रहा है वो रहा है 18, और अभी जब मार्च में ये रिपोर्ट प्रिंट हुई थी आरबीआई की, उस टाइम पे एवरेज पीई वाज अबाउट 20 एंड करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो एवरेज पीई इज 30। तो इसलिए आरबीआई कह रही है कि ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड है, पहले की कंपैरेटिवली बढ़ चुका है स्टॉक मार्केट, हर एक स्टॉक रैली शो कर चुका है, और इस टाइम पे अगर इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं तो इट्स रिस्की। But on the contrary, Morgan Stanley published a report in June जिसमें उन्होंने कहा कि पीई के बजाय इस टाइम पे पीबी के बेसिस पे कंपैरिजन करना इज मच मोर फिजिबल एंड बेटर। तो पीबी के टर्म्स में अगर हम कंपेयर करें तो अभी तक का एवरेज हाई जो पीबी रहा है वो रहा है 5, और अभी जो पीबी चल रहा है वो चल रहा है 3.6। इसके अलावा जो सेकंड पैरामीटर मॉर्गन स्टैनली ने हाईलाइट करा दैट इज जो कमिंग टाइम है उसमें ऑब्वियसली द डिमांड एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। अभी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन द अर्निंग्स वर रियली डिप्रेस्ड, और ऐसे टाइम पे अगर हमारी कंपनीज मेंटेन कर ले रही है तो फ्यूचर में इट्स गोइंग टू बी मच मच बेटर। नाउ कमिंग टू द सेकंड पर्सपेक्टिव, इन्फ्लेशन बड़ा है, लिक्विडिटी बड़ी है, तो इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम अचीव करना पड़ेगा। उसके लिए लोन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए जाएंगे, जो करेंसी है उसकी अवेलेबिलिटी कम करवा दी जाएगी, और लिक्विडिटी मार्केट में कम कर दी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना वो ये है कि ग्रोथ स्टॉक्स, छोटी कंपनी जिनमें आगे जो फ्यूचर मॉडल पे काम कर रहे हैं लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, या ऐसी कंपनी, बड़ी कंपनी भी जो अभी एग्जिस्टिंग मॉडल में लेकिन जिन पे बहुत हाई डेट लाइबिलिटीज है, ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स के अभी गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी अगर कोई करेक्शन या कंसोलिडेशन आता है। क्यों? क्योंकि वो डेट्स पर, बोरोइंग्स पर चल रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स, जो अच्छी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, डेट फ्री कंपनीज है, जिन्होंने अगर बहुत रैली शो नहीं भी करी है या जो स्लो पेस पे मूव कर रही है लेकिन डेट फ्री है,
उनका फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट। अगर नए फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स पे भी कोई कंपनी है जो काम कर रही है, जो लेकिन जो डेट फ्री है, उन्हें लेना, उनकी बाइंग करना इज मच मच बेटर ऑप्शन रादर देन गोइंग फॉर द ग्रोथ स्टॉक्स और एनी अदर स्टॉक विच इज अंडर डेट। तो सबसे पहला फोकस इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपका होना चाहिए, यू शुड पिक द स्टॉक्स ऑफ द कंपनीज हु आर डेट फ्री। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एफआईआई डेफिनेटली अगर अभी सरप्लस है फंड्स का और वो फंड्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वो पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में डीआईआई धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। जो म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसा लगा रहे हैं, जो इंश्योरेंस लोग खरीदते जा रहे हैं, ये सारे अनटैप्ड मार्केट्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स लोगों का बढ़ता जा रहा है और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा उतना ज्यादा डीआईआई स्ट्रांग होगा। सेकंड, जो मैंने आपको बताया, जो सीनियर सिटीजन्स रिटायर हो रहे हैं या जो लोग अच्छी जॉब्स में हैं और बहुत हाई वैल्यू एफडीज बनाते थे, वो सब अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो जो स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा अनटैप्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू था, उसमें लोगों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सो दिस हैज द कैपेसिटी टू बैलेंस, जो एफआईआई पैसा निकालेंगे उसको बैलेंस करने की कैपेसिटी है। पहले के टाइम पे प्रॉब्लम ये था कि टोटली एफआईआई पे हम डिपेंडेंट थे, डीआईआई वाज नॉट दैट स्ट्रांग, बट अब सिचुएशन हैज चेंज्ड। इफ वी लुक एट द फिगर्स एंड फैक्ट्स ऑफ लास्ट 1 month, तो डीआईआई was not buying, FII was not buying, but Indian retail investor, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो सीनियर सिटीजन्स है, जो ऐसे लोग हैं जो हाई वैल्यू एफडीज बनाते थे, उन सब का स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट वाज ऑन अ बूम। Now, is this the right time for long-term investor or a trader? So, आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो ये दिखा रहा है कि 2037 तक अगर हम जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट करें एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विल बी स्टॉक मार्केट ग्रोथ, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल अगर किसी कंट्री में है तो दैट इज इंडिया। हम यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, इटली, स्पेन, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, स्वीडन, यूएस, साउथ कोरिया, रशिया, टर्की, ब्राजील, थाईलैंड, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, South America, China, Malaysia, Philippines, Indonesia, and India. So the highest potential is in India. Definitely for investors who has a long-term perspective, this is the golden opportunity when they should definitely invest in Indian stock market. Now coming to the short-term investor. Short-term investor का मतलब हुआ जो 1 year, 3 year, 5 year के term के लिए invest कर रहे हैं। वो आंख बंद करके किसी भी स्क्रिप्ट में पैसा नहीं लगा सकते। जैसे जिनका 10 इयर्स या उससे ज्यादा का पर्सपेक्टिव है, वो ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है जो फ्यूचरिस्टिक मॉडल पे काम कर रही है, फॉर एग्जांपल ईवी और ऐसे कई सारी चीजें जिसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग 1, 3, 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, दे नीड टू बी रियली केयरफुल। वो जब स्क्रिप्ट सिलेक्शन कर रहे हैं और जिस लेवल पे एंट्री कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। Coming to the third category, ट्रेडर कैटेगरी डिस्कस करने के पहले मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, दोनों में आपको BAH रूल डेफिनेटली लगाना है। कई सारे लोग क्वेरी पूछते हैं व्हाट इज BAH रूल, मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है। BAH रूल है बाय, एवरेज एंड होल्ड। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 1 लाख रुपीज है, यू डिवाइडेड इनटू 5 ट्रांचेस, एक बार में सिर्फ 20,000 इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट अगर नीचे जाता है एवरेज करिए, फिर 20,000 इन्वेस्ट कीजिए। अगर थोड़ा ऊपर चला जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 20,000 बाद में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से एवरेजिंग करके प्रॉपर रेट पे अपना लॉट कंप्लीट कीजिए एंड देन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। सो दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। नॉट ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, यू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि एनी विच वे आई डोंट प्रमोट इंट्राडे ट्रेडर्स। एंड अभी इस टाइम पे मार्केट इज रियली वोलेटाइल, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले यू बी वेरी कॉशियस। सबसे सेफ पोजीशन है जो डेफिनेटली शॉर्ट पैसा कमा सकते हैं, दैट इज स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स। नाउ स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स, आप लोगों को फर्स्ट चीज जो माइंड में रखनी चाहिए, यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग इन ग्रोथ स्टॉक्स या हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स। वॉलेटिलिटी स्टॉक्स आपको चूज करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स है, बहुत ज्यादा जिनमें डेट है, उस तरीके से, या फिर जो बहुत मैनिपुलेटिव स्टॉक्स हैं, उनसे आप थोड़ा दूर रहिए। जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं ना, उस तरह के स्टॉक से ट्रेड में दूर रहिए।
आप चूज कीजिए थोड़े वैल्यू स्टॉक्स लाइक गुड कंपनीज, बिग कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज, और उनके टेक्निकल चार्ट स्टडी करके सही लेवल्स पे बाइंग कीजिए और सही लेवल्स पे सेलिंग कीजिए. दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट स्ट्रेटेजी राइट नाउ फॉर traders. So guys, definitely market is throwing opportunities. You can get benefited, but you have to be really selective and cautious. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.